अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका पर्पज़ है इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना। वीडियो का जो टाइटल है वो ये है कि जो प्रॉपर्टी बाइंग गाइड, यानी कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी लेना आपके लिए सही डिसीजन है मेरे अकॉर्डिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों, हम जब कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास 4 से 5 ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल होते हैं। पहले हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। पहला आता है लैंड लेना, उसके बाद अपना आता है फ्लैट लेना। फ्लैट के अंदर हम रेडी टू मूव पोजीशन में ले सकते हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन में लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है शॉप्स हम ले सकते हैं या फिर आता है हमारे पास फार्म हाउस वगैरह। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस है जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए निकलते हैं मार्केट में। तो हम स्टार्ट करते हैं लैंड से। लैंड आप सबको पता होगा, अगर आप लैंड परचेस करने के लिए जाते हो तो लैंड वगैरह के ऊपर जो है वो लोन नहीं होता है, और अक्सर जो लैंड का प्राइस होता है वो कंपैरेटिवली फ्लैट शॉप्स वगैरह से काफ़ी हायर साइड के ऊपर होता है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास लमसम अमाउंट, या मैं कहूँ कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा अमाउंट है और आप चाहते हो कि आप लैंड में इन्वेस्ट करके फ्यूचर में वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह करो या उस जो लैंड को डेवलप करके आप उससे इनकम कमाओ, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, मगर उसके लिए आपके पास काफ़ी पैसा होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन पे हम बढ़ते हैं फार्म हाउस। फार्म हाउस के लिए भी आप जा सकते हो। फार्म हाउस के ऊपर अगर मैं मेरे एरिया की बात करूं, नेरल माथेरान में, तो यहाँ पर जो है वो आपको एक पर्टिकुलर फार्म हाउस जो अगर 2 से 3 BHK का होता है तो वो आपको मंथली अराउंड 40,000 से लेके तो 60, 80, 1 लाख, इट डिपेंड्स अपॉन दी कि कितने लोग आपके फार्म हाउस के ऊपर विजिट कर रहे हैं, ऑक्यूपेंसी आपका कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप 40-50,000 से 1 लाख तक का भी आप रेंटल इनकम ले सकते हो एक फार्म हाउस से। तो फार्म हाउस के बारे में मैं अभी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ। फार्म हाउस का ऐसा है कि एक फार्म हाउस आपको परचेस करने के लिए 2 से 3 BHK का अराउंड 75 लाख रुपीज़ से 1.5 करोड़ 2 करोड़ जैसा भी लैंड पार्सल होगा फार्म हाउस का, कितने एरिया में वो फार्म हाउस बिल्डअप है, कितने BHK का वो फार्म हाउस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, मगर उससे आप अच्छे से अच्छे रेंटल इनकम ले सकते हो। थर्ड ऑप्शन अपने पास आ जाता है शॉप्स का। शॉप्स भी एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको शॉप के ऊपर लोन वगैरह हो जाता है और कंपैरेटिवली जो अपना फ्लैट होता है उससे शॉप का जो रेंट होता है वो हायर साइड के ऊपर होता है। तो आप शॉप को भी प्रीफर कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका बजट कैसा है। और शॉप का जो रेंट है वो हायर साइड पे होता है, तो ऑफकोर्स जो शॉप का प्राइस होता है वो भी फ्लैट से ऑलमोस्ट डबल या फिर उससे भी हायर साइड के ऊपर देखने के लिए मिलता है। आप किसी भी एरिया में जाकर चेक कर सकते हो। थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन, और जिसके लिए काफ़ी सारे लोग जो है वो चूज़ करते हैं ये ऑप्शन, वो है फ्लैट का। तो फ्लैट जो है हमें अंडर कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन साइड, ये 2 तरह के बिल्डिंग में हमें फ्लैट्स देखने के लिए मिलते हैं। जो कंस्ट्रक्टेड होता है, रेडी टू मूव फ्लैट होता है, उसका प्राइस कंपैरेटिवली हायर साइड के ऊपर देखने के लिए मिलता है, और उसके अंदर पेमेंट स्कीम जो होते हैं वो भी फ्लेक्सिबल पेमेंट स्कीम देखने के लिए नहीं मिलते हैं, क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, OC रिसीव हो चुकी होती है, लोग रहने के लिए ऑलरेडी आ चुके होते हैं, तो बिल्डर उसके अंदर आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट स्कीम नहीं देता है। उसके बाद आता है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। अंडर कंस्ट्रक्शन स्कीम जो है वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन स्कीम होता है। अगर आप फ्लैट लेना चाहते हो, उसमें क्या होता है, आपको फ्लेक्सिबल स्कीम्स जो है मिल जाते हैं। कोई बिल्डर आपको स्लैब वाइज पेमेंट देता है, कोई बिल्डर आपको लोन करने के लिए बोलता है, कोई बिल्डर आपको कहता है आप 25%, 10%, 50% डाउन पेमेंट दीजिए और पर्टिकुलर 2 से 3 साल के अंदर जब तक मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है आप बैलेंस अमाउंट जो है वो कंप्लीट कीजिए। इन केस आप बैलेंस अमाउंट कंप्लीट नहीं करते हो तो आप जो है लोन के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो, वो लास्ट ऑप्शन बच जाता है। तो अभी ये जो मैंने है आपको ये प्रॉपर्टी बाइंग गाइड के बारे में बता दिया हूँ। आगे मैं आपको बता देता हूँ जो जो कंस्ट्रक्शन रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है और उसके अलावा यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, दोनों में से किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना या फ्लैट खरीदना आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। तो मैं अभी आपको आगे वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि रेडी टू मूव पोजीशन और अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर से कौन सा जो फ्लैट है वो आपके लिए चूज़ करना बेटर ऑप्शन होगा। तो देखो, अगर कोई इंसान ऐसा है जिसे फ़ौरन मूव होना है बिल्डिंग के अंदर, तो उसके लिए तो बेटर ऑप्शन हमेशा ही रेडी टू मूव पोजीशन वाले बिल्डिंग के अंदर ही होगा। उसके बाद
किसी का बजट ज़्यादा है और उसको ऐसा अपने आँखों के सामने बनी हुई बिल्डिंग, उसका इंटीरियर आउटेरियर गार्डन वगैरह जो फैसिलिटीज़ जो बिल्डर कह रहा था कि देगा वो मिल रही है या नहीं, वो सब देखकर वो लेना चाहता है, तो वो रेडी टू मूव वाला एक उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन होता है। उसके बाद जो है मैं बता देता हूँ कि रेडी टू मूव पोजीशन जो होता है उसके लिए कॉस्ट हमेशा ही आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको फ्लैट, मैं मेरे एरिया की बात करता हूँ, नेरल करजत एरिया की, मेरे सराउंडिंग की, तो यहाँ पे अगर आपको रेडी टू मूव पोजीशन के अंदर आपको 23 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक फ्लैट मिल रहा है 1 BHK, तो आपको वही फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन अंदर 17 से 18-19 लाख रुपए में आपको वो फ्लैट मिल जाएगा। यानी कि एक ह्यूज अमाउंट का जो है वो डिफरेंस आ जाता है रेडी टू मूव के अंदर और अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर। उसके बाद जो है मैं बता देता हूँ कि अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको फ्लेक्सिबल EMI मिल जाते हैं, जिससे कि बिल्डर लोन हो गया या फिर स्लैब वाइज पेमेंट का हो गया, या फिर आप एक लमसम अमाउंट 50% 25% दीजिए और कुछ महीनों में थोड़ा थोड़ा पेमेंट आप कर सकते हो, और बाद में जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये भी एक ऑप्शन कई बिल्डर जो है वो देते हैं। और पर जो रेडी टू मूव होता है उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक लोन पे जाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से जो इंसान अगर आज नहीं, आज से यानी कि आपके फैमिली में किसी की शादी होने वाली आज से 2 साल 4 साल के बाद, तो मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन तो आपके लिए यही है कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर फ्लैट बुक करके रखिए, सामने से बिल्डिंग को बनता हुआ देखिए, फिर उसके बाद आप उसके अंदर मंथली जो बिल्डर EMI है आजकल नेरल एरिया में, मेरे ख्याल से ये सिर्फ नेरल के ही एरिया में अवेलेबल है फ़िलहाल, नेरल दामत में, तो आप बिल्डर EMI के लिए जाइए और अपना जो ह्यूज अमाउंट जो आप लोन में एज एन इंटरेस्ट देने वाले थे वो बचाइए। अब मैं इस बिज़नेस में हूँ तो मुझे पता है कि अगर आप 10 लाख का जो होम लोन है वो फॉर 30 इयर्स लेते हो तो आप ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीज़ उसके लिए पे कर देते हो। वही अगर आप 17 लाख रुपए का 1 BHK एक फ्लैट लेते हो, 4 साल का आपको EMI का टाइम मिल रहा है बिल्डर EMI का, तो उसके अंदर आपको 4 साल में सिर्फ 17 लाख रुपया पे करना है। इन केस आप वो भी नहीं पे कर पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो बाद में लोन को ऑप्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बता दिया हूँ कुछ बिल्डर EMI के पॉइंट और कुछ बैंक लोन के, तो एक और हम इसके अंदर टॉपिक ऐड कर लेते हैं, बैंक लोन और बिल्डर EMI। तो देखो बैंक लोन जो होता है, पहले जो है बिल्डर EMI ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता था, और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा अंदाज़ा है नेरल के अलावा कहीं और अगर आप जाते हो तो आपको जो है वो बिल्डर EMI की फैसिलिटी नहीं मिलती है, आपको बैंक लोन के लिए ही ऑप्ट करना पड़ता है। बैंक लोन में क्या होता है, आप 20 लाख रुपए का बैंक लोन लेते हो, 20 साल के लिए आप लेते हो, और वो 20 लाख रुपए का आप लोन के ऊपर पे कर देते हो एक्सेस, यानी कि इंटरेस्ट पे करते हो 23-24 लाख रुपीज़ फॉर 20 ईयर्स। तो उससे बचने के लिए, और जो मोस्टली जो यहाँ पे जो बिल्डर मैंने देखा हूँ, यहाँ पे मोस्टली जो बिल्डर है वो ईमान वाले मुस्लिम बिल्डर है, तो उन्होंने जो अपना शरिया कानून के हिसाब से इंटरेस्ट जो होता है वो हराम होता है, उस चीज़ को नज़र में रखते हुए ये फ़ैसला किया है लोगों ने मिलकर कि इंटरेस्ट से लोगों को भी बचाया जाए और हम भी बच जाते हैं, और जो फ्लैट जो है भाइयों के लिए जो है एक अफोर्डेबल रेट के अंदर हम ऑफ़र करते हैं, जिसके अंदर उन्हें कुछ सहूलत मिले जो बैंक लोन से बचने की। तो उसलिए ये जो बिल्डर EMI है वो स्टार्ट किया गया है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अंदाज़े में नेरल एरिया में ही है, नेरल के दामत एरिया में। तो बैंक लोन का तो आपको पता चल गया कि आपको उसके अंदर इंटरेस्ट देना पड़ता है 20 साल का, आपको वो आपके सर के ऊपर टेंशन रहता है 20 साल तक। इन केस अगर आप 2 महीना 4 महीना 6 महीना आप अपना पैसा नहीं पे कर पाते हो तो बैंक आएगा और आपका फ्लैट जो है वो सीज करके चला जाएगा। यानी कि आपने जो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी अपने फ्लैट के लिए लगाया था, जो आपका सपना था, ड्रीम था, वो कोई बैंक वाला आके आपका जो है चाबी लगा के सीज करके चला जाएगा। तो उन सब से बचने के लिए बिल्डर EMI है। तो बिल्डर EMI का एक थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ ये होता क्या है। बिल्डर EMI सिर्फ और सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर ही मिलता है, और ऐसा नहीं है कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन के ऊपर मिल गया है तो बिल्डर पैसा लेगा और आपका बिल्डिंग नहीं बनाएगा। यहाँ पर 10 से 15 बिल्डिंग 2 साल के अंदर बन के तैयार हो चुके हैं, जो जिसमें आपको बिल्डर EMI ऑप्शन दिए गए थे और वो बिल्डिंग बनी है। अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट
3 2 5 7 नहीं 9-10 बिल्डिंग का जो काम है वो अंडर कंस्ट्रक्शन चालू है, जिसके अंदर आपको बिल्डर ईएमआई मिल रहा है। और उसके किसी के 4 स्लैब कंप्लीट हो चुके हैं, किसी के 2 स्लैब कंप्लीट हुए, किसी के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा बन के रेडी, 2-3 फ्लोर तक पूरा बन के रेडी हो चुका है, बस 4 फ्लोर का और काम करना बाकी है। तो ये आपको बता रहा था। अब मैं बता देता हूँ कि बिल्डर ईएमआई होता क्या है। बिल्डर ईएमआई क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको बिल्डर एक ऑफर देता है कि आप मुझे 25%, 30% जो भी बिल्डर का आस्किंग होगा उतना पेमेंट मुझे आप पहले दीजिए, यानी कि एट द टाइम ऑफ बुकिंग या फिर बुकिंग के 1 महीने के अंदर आप मुझे मेरा 25% अमाउंट दीजिए। जैसा ही आपने 25% अमाउंट दे दिया, यानी कि आप मुझे फ़र्ज़ करो जनवरी में 25% अमाउंट दे रहे हो, 20 लाख रुपए का फ्लैट है, 5 लाख रुपए आपने मुझे दे दिए, 15 लाख रुपए आपके बैलेंस बच गए। तो अभी आपको क्या करना होता है, 15 लाख रुपए आपको अगर 4 साल का बिल्डर टाइम दे रहा है बिल्डर ईएमआई के अंदर, तो 4 साल में 15 लाख रुपए आपको पूरे करने हैं। हर महीना आपको 25-30 हज़ार रुपया जो है वो बिल्डर को देते हुए जाना है। इन केस आप 1 महीना नहीं दे रहे हो, 2 महीना नहीं दे रहे हो, तो बिल्डर आपका फ्लैट कोई सीज करके किसी और को देने वाला नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में, आपने अभी 2 महीने का जो मिस कर दिया है पेमेंट, वो आप हर महीना 2-2, 5-5 हज़ार रुपया बढ़ा के वो साल के अंदर पूरा कीजिए, या फिर एक टाइम में आप बिल्डर को उठा के 50-60 हज़ार रुपया दे दीजिए। ये ऑप्शन होता है। या फिर कोई बिल्डर बोलता है कि अगर आपने 2 महीना नहीं दिया, आपकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो कोई बात नहीं, आप अगले महीने से हमारा जो डिसाइड हुआ था उतना पैसा दे दीजिए। इसके अंदर एक फ़ायदा ये होता है कि आपको पोजीशन जो है बिल्डर 2 साल में दे रहा है, टाइम आपको 4 साल का पैसे देने का दे रहा है, तो 2 साल के बाद भी आपको 2 साल का और टाइम मिल रहा है कि आप अपने फ्लैट में रहकर या फिर फ्लैट से आप रेंटल इनकम अर्न करके, सपोज आप 20 हज़ार रुपया आप बिल्डर ईएमआई पे कर रहे थे, 5 हज़ार रुपये आपको रेंट आ रहा है, तो 20 हज़ार रुपये में आप 5 हज़ार ऐड करके 25 दे दीजिए, या फिर आपने जेब से 15 हज़ार रुपये डालिए और 5 हज़ार रुपया रेंटल इनकम से डालिए और 4 साल में अपना जो पैसा है उसको पूरा कीजिए। तो ये होता है बिल्डर ईएमआई। अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरा सजेशन हमेशा यही है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आपके पास 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया आपके पास डाउन पेमेंट देने के लिए है, और आप 20 से 25 हज़ार रुपया एज एन बिल्डर ईएमआई यानी कि ईएमआई आप पे कर सकते हो, तो गो फॉर बिल्डर ईएमआई। इसमें आप अपना रेंट बचा देंगे। और जो बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा है उसके लिए इससे बेहतर ऑप्शन तो है ही नहीं। अगर आपको रहने नहीं आना है ना, आज आपको 2 साल 3 साल के बाद रहने आना है, तो इससे बेहतर आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। आप सीधा आप इंटरेस्ट देने से बच रहे हो। तो बस यही था आज के हमारे वीडियो में आपको समझाने का मेरा पर्पस। मेरा नाम है मुजाहिद भाई जी और आप देख रहे हो यूनिक होम प्रॉपर्टीज़। इसी तरह के यूनिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल।